हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टिमिस्टिक स्नेहा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर ए लेटर टू गॉड की, जो कि 10th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड। तो इसमें सबसे पहले मैं समरी बता देती हूँ ओरली। इसमें बता रखा है कि एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो, और वो बहुत ही पुअर फार्मर होता है। उसके पास एक खेत का उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसमें कि वो कॉर्न की खेती करता है। कॉर्न यानी मक्का, कॉर्न की वो खेती करता है। तो उसमें उसको जरूरत होती है पानी की, और उसके लिए उसे बारिश का पानी चाहिए होता है। तो वो बारिश के पानी के लिए, जिससे कि बारिश आ जाए, उसके लिए वो लिखता है भगवान को पत्र। वो भगवान को पत्र लिखता है और उसमें वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यानी कि उनकी जो रीजनल मुद्रा है, करेंसी है, पैसोस, उसकी मुझे जरूरत है और मुझे वो देने की कृपा करें। तो यही इस चैप्टर में आगे बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि जो विश्वास है वो बड़े बड़े पर्वतों को भी हिला सकता है। इसका तात्पर्य है कि हमारा जो विश्वास है वो बड़े बड़े पर्वतों को हिला सकता है। मतलब कि हम अपने विश्वास के दम पर, अगर हम डिटरमाइंड हैं, फुली डिटरमाइंड अगर हम हैं, तो हम बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किन चीजों में रखना चाहिए। कई बार हम अपना विश्वास गलत चीजों में रखकर और गलत काम कर बैठते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि हमें अपना विश्वास किन चीजों में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ठीक है, अब इसमें बताया गया है, 1 मिनट। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये एक क्वेश्चन है, यानी कि ये सवाल कि हमें अपना विश्वास किन चीजों में रखना चाहिए, ये स्टोरी इस बात को बहुत अच्छे से बताती है। डेलिकेटली यानी बहुत अच्छे से, यानी कि सरल तरीके से भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे से। ओके, गॉट इट। लेंचो इज द फार्मर who writes a letter to God who writes a letter to God when his crops are ruined। तो लेंचो क्या है? एक किसान है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। who writes a letter to God, जो कि भगवान को क्या लिखता है? पत्र लिखता है। भगवान को एक पत्र लिखता है। when his crops are ruined, जब उसकी फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। तो ruined का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। तो ruined का मतलब होता है बर्बाद होना, बर्बाद होना। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, वो भगवान को 100 पैसोस के लिए बोलता है, यानी कि 100 पैसे के लिए वो भगवान को क्या करता है? उस लेटर में लिखता है। पैसोस यानी रीजनल मुद्रा, जिस स्थान पर जो लेंचो है वो रहता है, वहां की जो मुद्रा है, करेंसी है, करेंसी यानी मुद्रा, तो वो पैसोस वहां की मुद्रा है। तो 100 पैसोस के लिए वो डिमांड करता है एक लेटर के थ्रू। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, तो क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड के पास पहुंच पाएगा? डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, तो क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड के पास पहुंच पाएगा? ये हम आगे जानेंगे। डज गॉड सेंड हिम द मनी, तो क्या जो लेंचो के लिए भगवान क्या करते हैं? पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, यानी कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर क्या दोगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और किस तरीके से ये स्टोरी कंटिन्यू होगी आगे। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी कि इसे पढ़ने से पहले आप ये सोचो, थिंक करो, गैस करो कि ये स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसमें बात की जा रही है कुछ एक्टिविटीज की। एक्टिविटी नंबर 1, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। इसमें बताया गया है कि सबसे जो आसान तरीका है, चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे आसान, और सस्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान और सस्ता तो होता ही है चीपेस्ट का मतलब। हम्म, सबसे आसान और जो सबसे सस्ता तरीका है वो क्या है? पोस्ट ऑफिस। तो यानी कि जितने भी हम मनी किसी को अगर भेजना चाहते हैं, अपने पास से किसी और को मनी भेजना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी सेंड करना। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने
क्या आपने कभी इस तरीके से कभी पैसा भेजा है या प्राप्त किया है? तो रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, और सेंड का मतलब होता है भेजना या भेजा। ठीक है, ये सिंपल है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। नेक्स्ट है here's what you have to do. Here's what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in the class the meanings of these words. सबसे पहला वर्ड आता है काउंटर। तो काउंटर का मतलब होता है वो डेस्क होती है जिसपे कि क्लर्क बैठा हुआ होता है, जिससे हम जाकर कांटेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम काउंटर कहते हैं। काउंटर क्लर्क, उस काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा होता है जो कि हमारा काम करता है, उसको हम कहते हैं काउंटर क्लर्क। उसको क्या कहते हैं? काउंटर क्लर्क। नीचे दे रखा है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, यानी कि सही तरीके से हमारा काम करना। इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट, काउंटरफॉल, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जैसे कि हमारा जो कुछ भी कोई भी कुछ भी काम करवाता है, उनके पास सारा डेटा होता है, कितने भी सालों से चला आ रहा है वो सारा डेटा उनके पास होता है। अब नीचे एक फॉर्म दे रखा है जिसमें कि हमें क्या करना है, ये मनी ऑर्डर फिल करने के लिए दे रखे हैं, और इसमें कुछ क्लूजेस बता रखे हैं कि हमें ये डिटेल्स में भरनी होती हैं, जैसे कि पे रुपीज, इसमें है तो हमें वर्ड्स में भरना है ये रुपीज, और इस तरीके से इसमें डेट रुपीज और असिस्टेंट पोस्टमार्टम ये सिग्नेचर करवाने होते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेई, पेई का मतलब होता है भुगतानकर्ता, यानी कि जैसे आप अगर सबमिट करने जा रहे हो पैसे या जमा कराने जा रहे हो, तो उसमें आप क्या रहोगे? पेई, यानी कि भुगतानकर्ता। सिग्नेचर ऑफ विटनेस या आइडेंटिफायर। विटनेस यानी कि अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई फोर्जरी हो जाती है, तो उस केस में हमें विटनेस की नीड होती है, तो उस कंडीशन में हमें विटनेस भी चाहिए होता है, जिसके सामने हम ये कह सकें, वो व्यक्ति ये गवाही दे सके, विटनेस कर सके कि हाँ इसने इस पैसे जमा कराए थे। Next. इसी तरीके से ये सारा फॉर्म फिल करना होता है। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसी के बारे में है। अब आते हैं हम लेंचो के बारे में। तो ये जो अब इसमें लेंचो की स्टोरी सुनाई जाएगी पूरी, कि लेंचो क्या करता है, कैसे गॉड को पत्र लिखता है, वो कहाँ रहता है और क्या काम करता है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, एंड वो सारे के उसके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो इसमें दे रखा है द हाउस, यानी कि वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो कि संपूर्ण वैली में सिर्फ एक ही था। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, जो कि संपूर्ण वैली में सिर्फ एक ही था। वैली का मतलब होता है घाटी, ठीक है, संपूर्ण वैली में एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, ऑफ अ लो हिल, यानी कि एक नीची सी पहाड़ी थी। उस पूरी घाटी में एक नीची सी पहाड़ी थी, जिस पर क्या था, पूरी घाटी में एक ही पहाड़ी थी नीची सी, उसकी सबसे ऊंची चोटी पर लेंचो का क्या था, घर था, यानी कि एक घर था। अभी इसमें डिस्क्राइब नहीं किया कि वो घर किसका था। तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट यानी कि इस ऊंचाई से, यानी कि वो जो घर जिस ऊंचाई पर था उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों को भी आसानी से देख सकता था। विद द फ्लावर्स, यानी कि डॉटेड विद फ्लावर्स, यानी कि डॉटेड विद फ्लावर्स का मतलब कि उसके जो फूल थे वो ये चिन्हित कर रहे थे कि मक्का की जो खेती है वो क्या हो चुकी है, लगभग लगभग पक चुकी है। दैट आई ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा ये प्रॉमिस करते थे कि एक अच्छी खेती होने वाली है। मीन्स कि जो फसल थी उसको लहलाती हुई फसल को देख के ऐसा लगता था कि अब की बार फसल में से जो उत्पादन होगा वो अच्छी मात्रा में हो जाएगा। The only thing that the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। इसका मतलब है कि एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता होती है, या फिर हमारी जो भूमि होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, उसको एकमात्र चीज की आवश्यकता होती है, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश। बारिश,
ठीक है। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश। और एटलीस्ट शावर यानी कि या फिर कुछ फुहारे ही, यानी कि जो उपजाऊ भूमि होती है उसमें हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की होती है और पानी हमें मिलता है बारिश से। तो यानी कि या तो बारिश या फिर बारिश की कुछ बूंदें। शावर का मतलब होता है बारिश की कुछ बूंदें। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि सुबह से लेकर, थ्रू आउट का मतलब होता है से लेकर, तो थ्रू आउट का मतलब होता है से लेकर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेकर जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है लगभग या निकट। यहाँ पे इसका जो सेंस निकाला जाएगा वो लगभग निकाला जाएगा। हैड डन नथिंग कि उसके खेतों में लगभग लगभग कुछ भी नहीं है। एल्स बट लेकिन फिर भी, एल्स बट का मतलब लेकिन फिर भी, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देखने लग रहा था। वो क्या कर रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देखने लग रहा था। आगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब यहाँ पे वुमेन का मतलब होता है उसकी पत्नी से कहता है, वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है खाना। सपर का मतलब क्या होता है? खाना, यानी कि रात का खाना भी बोल सकते हैं, या रात के खाने के बाद में हल्का फुल्का जैसे दूध दूध हम कुछ लेते हैं तो उसको हम सपर की फॉर्म में बोल सकते हैं। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना या प्रत्युत्तर देना। ठीक है। Who was preparing supper replied yes God willing। God willing का मतलब हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो, या भगवान ने चाहा तो। God willing का मतलब, willing का will का मतलब होता है इच्छा, यानी कि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, तो उसके जो बड़े बेटे थे, ओल्डर का मतलब होता है बड़े लड़के, उसके जो बड़े लड़के थे वो वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे? का खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones while the smaller ones were playing near the house, जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? घरों के पास में खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक कि वो औरत उन्हें बुलाने लेती। come for dinner, आ जाओ खाना तैयार है, या खाने के लिए आ जाओ। यानी कि जो बड़े बच्चे थे वो तो कर रहे थे खेतों में काम, और जो छोटे बच्चे थे वो घरों के पास खेल रहे थे। और वो कब तक खेल रहे थे? जब तक उन्हें उनकी माँ खाने के लिए बुला नहीं लेती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील का मतलब होता है भोजन, मील का मतलब होता है भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, ये उस भोजन के समय की बात है। दैट जस्ट लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है। तो लेंचो ने ये अनुमान लगाया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ठीक है। तो लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी कि लेंचो ने जैसा कि अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई। बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी बूंदें, और बिगेन यानी शुरुआत हो जाना। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब निकट आते हुए, समीप आते हुए। तो नॉर्थ ईस्ट की साइड से ह्यूज माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों का बड़ा सा समूह आते हुए देखा जा सकता था। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो जो हवा चल रही थी वो एकदम तरोताजा वाली हवा चल रही थी और एकदम ठंडी हवा चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling in the rain on his body। अब जो मैन था यानी कि वो जो आदमी था, यानी कि जो लेंचो था, वो क्या कर रहा था? went out for no other reason, वो ऐसे ही बाहर गया, बाहर गए। अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर, और कोई रीजन नहीं था, वो सिर्फ अपनी बॉडी पर यानी कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहते थे, और उस खुशी का, उस फीलिंग का आनंद लेना चाहते थे। प्लेजर का मतलब होता है खुशी या फिर आनंद, खुशी। ठीक है। खुशी का आनंद लेना चाहते थे। When he returned, he exclaimed, जब वो लौट के आया तो उसने एकदम से चिल्लाया। exclaimed का मतलब होता है एकदम से खुशी में
चिल्लाना। ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है खुशी में चिल्लाना। खुशी में चिल्लाना या दुख में चिल्लाना, यानी कि एक तरह से उत्तेजित होकर चिल्लाना, इसका मतलब होता है एक्सक्लेम्ड का। उत्तेजित होकर चिल्लाना। और वो उत्तेजित क्यों हुआ था? क्योंकि उसको बारिश मिल गई थी और उसको बारिश ही चाहिए थी, तो इस वजह से वो खुशी से चिल्लाया। ठीक है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो कह रहा है कि आसमान से जो गिर रही हैं वो, आसमान से जो गिर रही हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स। वो हमारे लिए क्या है? कॉइन्स है, यानी कि सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब यहाँ पे जो लेंस जो है वो उनको डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि वो एक तरह से निर्धारित कर रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो मेरे लिए 10 सेंट पीस, यानी कि वो एक तरह से 10 रुपए कमा के देंगी। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी है वो मेरे लिए 5 रुपए के बराबर है, या 5 पैसों के बराबर है, या 5 पीसेस के बराबर है। यहाँ पे वो उसने से कंपेयर किया है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि एक संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ में, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। ठीक है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ में, यानी कि एक संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ में, वो ये मानता है कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, कि जो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि वो मानता है कि उसके पके हुए मक्के के खेत हैं जो कि फूलों के साथ में है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, अब बारिश उनको एक पर्दे में बांध लेगी। तो ड्रेप्ड का मतलब होता है यहाँ पे बांध लेना या समेट लेना। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये इमेजिन कर रहा है, एक तो उसको बारिश को देख के संतुष्टि हो जाती है, तो संतुष्टिपूर्ण वो अभिव्यक्ति देता है, और वो ये मानता है कि मेरी जो पकी हुई खेती है, फूलों से लदी हुई है, उसको ये जो बारिश है वो ये पूरे पर्दे की तरह अपने आप में समेट लेगी, यानी कि मेरे खेतों को अच्छे से पानी मिल जाएगा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. But suddenly, लेकिन अचानक से, suddenly का मतलब होता है अचानक से। A strong wind began, एक स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा तूफानी, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा तूफानी। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एकदम से तूफानी हवाएं बहने लग जाती हैं। ब्लो यानी बहना या चलना या चलना। तो एकदम से क्या होता है कि तूफानी हवाएं क्या होने लग जाती हैं? तूफानी हवाएं चलने लग जाती हैं। These few leaded resemble new silver coins। अब वो जो द बॉय, these few leaded resemble new silver coins। अब ये क्या होते हैं? रिजेंबल का मतलब होता है सेम सेम दिखना। ठीक है, रिजेंबल का मतलब सेम सेम दिखना, हम शक्ल एक तरह से, तो सेम दिखना। ठीक है, तो दीज ट्यूलिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये क्या होते हैं? ये हमें एक नए सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब जो तूफानी हवाएं चलती हैं, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक तूफानी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। दिस फ्लूइड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स अलोंग विद द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। उसमें क्या होता है कि तूफानी हवाएं तो चल रही होती हैं, लेकिन हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, तो उसमें बड़े बड़े ओले आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं खुद को, यानी कि कपड़े उतार के वो बारिश में चले जाते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, यानी कि जो बच्चे होते हैं, एक्सपोजिंग यानी कि उजागर करना, उजागर करना। अब उजागर करने का मतलब होता है कि वो कपड़े उतार के बारिश में नहाने चले जाते हैं। टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और फ्रोजन का मतलब होता है जमे हुए, और पर्ल्स का मतलब होता है मोती। पर्ल्स का मतलब क्या होता है? मोती। ठीक है,
तो यानी कि जब सडनली जो तूफानी हवाएं चलने लग जाती हैं तो उसमें बड़े बड़े ओले आना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि सिल्वर कॉइन यानी कि जो कि चांदी जैसे दिखाई देते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रन। अब जो लड़के होते हैं जो वहां पे खेल रहे होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के कपड़े उतार के बारिश में जाते हैं और वो जमे हुए मोतियों को यानी कि उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो सिचुएशन है वो ज्यादा ही वर्ड्स यानी कि खराब से खराब होती जा रही है। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे ऐसी उम्मीद है। आई होप इट पासिस क्विकली यानी कि ये जल्दी ही निकल जाएगा। यानी कि जो हिल स्टोन्स आ रहे थे यानी कि जो ओले आ रहे थे तो वो सोच रहा था कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जल्दी ही निकल जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी यहाँ से होकर गुजरे नहीं। क्विकली यानी शीघ्र। क्विकली का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। ओके। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यानी कि लगभग फॉर एन आवर यानी लगभग 1 घंटे के लिए द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल्स थे यानी कि जो ओले थे वो घर पर घरों में गिरते रहे। द गार्डन गार्डनों में गिरते रहे यानी कि बगीचों में गिरते रहे। द हिल साइड पहाड़ी की साइड गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड मक्के के खेत में गिरते रहे। ऑन द होल वैली यानी कि पूरी घाटी में गिरते रहे। यानी कि लगभग 1 घंटे तक जो ओलावृष्टि रही थी वो सब जगह होती रही थी लगभग 1 घंटे तक। ओके। द फील्ड वॉज वाइट, जो पूरा क्षेत्र था वहां का, जो पूरा एरिया था जहां लेंचो का घर था वहां का पूरा एरिया कैसा हो गया, एकदम से सफेद सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको क्या कर दिया हो, नमक से ढक दिया हो। कॉर्नफील्ड का मतलब होता है मक्के की खेती। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि एक कहने को एक पत्ती भी पेड़ पौधों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि पूरी मक्का का क्या हो चुका था, विनाश या नाश हो चुका था। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना। यानी कि पूरी जो मक्का थी वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। पूरी जो मक्का की खेती थी वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों पर जो फूल थे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल थे वो भी जा चुके थे, यानी कि वो भी ओलावृष्टि की वजह से क्या हो चुके थे, झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो का जो दिल था यानी ये जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। यानी कि लेंचो बहुत क्या हो गया, दुखी हो गया। सोल यानी कि क्या होता है, आत्मा। सोल का मतलब होता है आत्मा। वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो क्या हो गई, दुखी हो गया। लेंचो बहुत ज्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया। When the storm had passed, जब वो तूफान शांत हो गया, जब वो तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। had passed का मतलब अब तूफान गुजरेगा तो नहीं, तूफान क्या होगा, शांत होगा। जब वो तूफान क्या हो गया, शांत हो गया, जब वो तूफान शांत हो गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहने लगा, और अपने बेटों से क्या करने लगा, कहने लगा। ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड, प्लेग का मतलब होता है महामारी या फिर दल कह सकते हैं। प्लेग का मतलब दल या महामारी कुछ भी कह सकते हैं। लोकटस का मतलब होता है टिड्डी। एक ऐसा कीड़ा यानी कि जो कि हमेशा बहुत सारे कीड़े झुंड में चलते हैं। तो ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर टिड्डियों का दल भी आता तो भी हमारे खेत में इससे ज्यादा तो रह ही जाता। यानी कि अब पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची है। अगर लोकटस का दल आता यानी टिड्डियों का दल आता तो वो भी शायद इससे ज्यादा दो चार पत्ती तो छोड़ ही देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलावृष्टि ने, इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये जो रात थी यानी कि जिस रात को ओलावृष्टि हुई थी वो रात बहुत ही दुखदाई या दुख भरी थी। सोरोफुल का मतलब होता है दुख भरी, दुख भरी। ओके। तो ये जो रात थी वो कैसी थी, बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि हम सब ने जो मेहनत की फॉर नथिंग यानी कि उसका कुछ नहीं हुआ। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस,
यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। तो वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही रहने वाले हैं, यानी कि जो जो है वो खेत के बीचों बीच ओलावृष्टि और तूफान के बाद खड़ा हो जाता है, और वो देखता है तो फसल को तो सोचता है कि शायद टिड्डियों का दल आता तो वो भी शायद दो चार पत्ते या फूल या कॉर्न के दाने छोड़ देता, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो हमारे खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा है, और इस साल हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। ये रात बहुत ही हमारे लिए बहुत ही दुख भरी रात थी, और हम इस वजह से हम इस साल पूरी साल भूखे रहने वाले हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी कि इसमें कुछ बीच में एमसीक्यूज क्वेश्चंस टाइप दे रखे हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें ये पता चल जाएगा कि आपने चैप्टर पे कितना फोकस किया था।